हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट को अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाके आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है, प्रश्न में यह पूछ रहा है। देखते हैं, पहला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। यह कथन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, और इन्होंने 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पहला कथन आपका क्या है, गलत है। दूसरा है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया वे जेल में थे। ये कथन आपका सही है। सी आर दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वे उस समय जेल में थे। दूसरा कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह भी आपका क्या है, करेक्ट है। अल्फ्रेड वेब ने 1894 मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो सी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला सही है। देखते हैं व्याख्या। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, और इन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1921 में सी आर दास जब जेल में थे तो उसी वक्त उन्हें कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। ऐसे में हकीम अजमल खान ने उनके प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभाली, और इनका अध्यक्षीय भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़कर सुनाया। देखिए, 1921 में सी आर दास कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किस अधिवेशन के, अहमदाबाद अधिवेशन के। तो ये उस समय जेल में थे, तो इनकी जगह अध्यक्षता किसने किया था, हकीम अजमल खान ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनका अध्यक्षीय भाषण जो था वो किसने पढ़कर सुनाया था, तो सरोजिनी नायडू ने पढ़कर सुनाया था। ठीक, उसके बाद सी आर दास को 1922 में गया अधिवेशन का फिर से अध्यक्ष चुना गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सी आर दास ने किया था। ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। कौन सी घटना सबसे पहले हुई, देखते हैं। इसमें पहला है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था, तो 1875 में किया था। ठीक है, दूसरा है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया।
नील दर्पण का लेखन कब किया था इन्होंने? 1860 में किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? आपकी बार पूछा भी गया था, तो ये 1882 में हुआ था। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना हुई? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया 1860 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहां पे किया था ये भी ध्यान रखिएगा, बंबई में किया था। ठीक है, दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का लेखन 1860 में किया गया। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। अच्छा, नील दर्पण पूछा जाता है किस विद्रोह पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये नील विद्रोह पर आधारित है, इसको ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह पर यह आधारित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ का लेखन 1882 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपकी बार पूछा गया था ये। और आनंद मठ ये किस विद्रोह पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर ये आधारित है। कौन सा? आनंद मठ। और यहीं से आपका क्या लिया गया है? वंदे मातरम भी आपका यहीं से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यानी गलत है। देखते हैं, एक तरफ संस्थान दिया, दूसरी तरफ जो है संस्थापक दिया है। पहला इसमें बनारस संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, नहीं, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना किया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ये करेक्ट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791 में। किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये। विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना किया था? पूछा गया ये। 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में नव नियुक्त सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने पॉइंट हैं उतने प्रश्न हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। वुड डिस्पैच में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। पहला आपका क्या है? सही है ये। दूसरा है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, ये कथन आपका गलत है। देखिए, शिक्षा के सभी स्तरों पर नहीं, शिक्षा के सिर्फ उच्च स्तर पर शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी को माना गया था इसमें, तो ये आपका क्या है? कथन गलत है। तीसरा है, महिलाओं की शिक्षा की वकालत की गई थी। वो डिस्पैच में महिलाओं की शिक्षा की वकालत की गई थी, ये कथन आपका क्या है? सही है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, ये कथन आपका क्या है? गलत है। सिर्फ उच्च स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी। देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में यह आया था और ये शिक्षा से संबंधित था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या क्या सिफारिश की गई थी उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पहला है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाई गई, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिसका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, वुड डिस्पैच में यह बात कही गई थी कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर
कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और जिसकी स्थापना 1857 में हुई भी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या सिफारिश की गई थी इसमें, तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। देखिए, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो, और तथा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या माना गया था इसमें, तो देसी भाषा में दी जाए, ये इसमें कहा गया था। इंपॉर्टेंट है ये। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रयास करे। इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की वकालत की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो है स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्यों, यानी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पूछा है प्रश्न में। पहला है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी, और जो ये वैदिक सभ्यता थी ये क्या थी, आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ये आपका ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी ये नगरी थी। तो इसमें पहला है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यानी सिंधु घाटी के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। दूसरा है, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी। ये भी आपका करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये चित्रात्मक थी, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए, आप सभी को पता है जो सिंधु सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता था, तो कांसा का प्रयोग किया जाता था। उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, यानी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का क्या था, अभाव था। ठीक है, तो इसमें आपका तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, कुछ इस प्रकार की लिपि थी। ठीक है, जो पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी तब तक। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है प्राचीन स्थल, और सूची 2 में दिया है पुरातत्वीय खोज। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। लोथल, लोथल से क्या मिला था, आप सभी को पता है। लोथल से गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे लोथल से। लोथल कहाँ पे है, ये तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे है ये। ठीक है, लोथल, यहाँ से बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा की बात करें, यहाँ से जूता हुआ खेत मिला था। जूता हुआ खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला था, राजस्थान में है। और ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। अगला धौलावीरा, धौलावीरा यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले थे। इंपॉर्टेंट है ये। बनावली, यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। ठीक है, लोथल से गोदीबाड़ा, यानी आपका पहला का दूसरा किसमें है, तो इसमें है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। कालीबंगा से जूता हुआ खेत, धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिली थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। नचिकेता और जो यम का संवाद है ये किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये किस में प्राप्त होता है, तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, कठोपनिषद, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद की बात करें तो यहां से क्या लिया गया है, आप सभी को पता है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। तक्षशिला पूछ रहा किनके बीच स्थित है, किस नदी के बीच, तो ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच यह स्थित है तक्षशिला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तक्षशिला एक प्राचीन शहर था जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है ये तक्षशिला। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के बीच यह स्थित है। 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तक्षशिला को अब
तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो भरत राजा भरत ने इसकी स्थापना करवाई थी और इसका नाम जो है तक्ष के नाम पर रखा गया था। ठीक है। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, इस विद्यालय में अध्यापक थे। ये ध्यान रखिएगा, कौटिल्य यानी चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे? ये अध्यापक थे। ये कई बार पूछा गया कई सारे एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चाणक्य ने क्या लिखा है? तो अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर ने हमला कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। और उस समय जो है किसका राजवंश था? तो नंद वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का उस समय जो है शासन था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। सिकंदर ने ईरान और इराक के साथ एशिया माइनर पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद उसने ईरान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर कूच किया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो तब पूरे उत्तर भारत पर जिस राजवंश का शासन था वो कौन सा राजवंश था? तो नंद वंश था। और नंद वंश का उस समय शासक कौन था? तो घनानंद था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, शासक कौन था? तो घनानंद जो है उस समय शासक था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध के बारे में दिया है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। देखते हैं। पहला है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल का फूल है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक पूछ रहा है, कमल का फूल है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये पहला सही है। दूसरा है, बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था बुद्ध जी ने? तो ये सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। करेक्ट है। तीसरा, बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक धर्म का पहिया है। बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक क्या है? धर्म का पहिया यानी धर्म चक्र, इसीलिए तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकों की बात करते हैं, ये पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और बैल। कमल और बैल या सांड, ये क्या है? जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? तो घोड़ा यानी अश्व है। ठीक है, ज्ञानोदय यानी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, या संबोधि कहा जाता है। और इसका प्रतीक बोधि वृक्ष है। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा जाता है। इसका क्या है? पहिया है प्रतीक। महापरिनिर्वाण, देखिए बुद्ध जी के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? स्तूप इसका प्रतीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञानोदय को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? स्तूप है। ठीक, गौतम बुद्ध का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोदन था। और जो पिता थे ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के क्या थे? प्रधान थे। माता का नाम क्या था? माया देवी अथवा महामाया। और ये कोली गणराज्य की कन्या थी। ये सब ध्यान रखिएगा। और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, अन्य नाम इनका गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। घोड़े का नाम कंथक था। सारथी का नाम छन्न था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में पल्लव की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, जन्म कहाँ पे? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ पे? कुशीनगर में। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। ठीक है, 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7।
मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम विधान क्या था, तो ये इंडिका नाम था। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला कौन सा था इसमें, दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। ठीक है, ये 7 श्रेणी किसने बताया था, मेगास्थनीज ने बताया था। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता, यह भी ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। ये सब जो है मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो ये जो है किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और इसकी पुस्तक कौन सी है, तो इंडिका। ठीक, नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है, कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। प्रश्न को जरूर पढ़िए एक बार ध्यान से। ठीक है, पहला है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पहला कथन तो सही है ये। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने जो है ब्रह्म समाज ने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यानी नकार दिया था, ये भी करेक्ट है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये आपका क्या है, गलत है। देखिए, वेद त्रुटिहीन है या किसने कहा था, तो ये आर्य समाज ने कहा था। ठीक है, आर्य समाज ने यह कहा था कि वेद क्या है, त्रुटिहीन है, तो ये आपका क्या है, तीसरा गलत है। लेकिन प्रश्न में गलत ही पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस प्रश्न में गलत पूछा है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों जैसे आपका सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद इत्यादि का क्या किया था, विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उसकी आलोचना की। दयानंद ने प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। वेद त्रुटिहीन है, यह किसने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद ने कहा था। और इन्होंने किसकी स्थापना किया था, तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। कब, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने ही कहा था कि वेद क्या है, त्रुटिहीन है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, तो अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक, नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, ये किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कराची अधिवेशन हुआ कब था, तो 1931 में यह अधिवेशन हुआ था और इसी में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और जो प्रारूप था वो कौन तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कराची में अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में निम्नलिखित 2 प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था जिसे इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। देखिए, अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प
प्रारूपित किया गया था, ये किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये जो है 1931 कराची अधिवेशन में से स्वीकार किया गया था। ठीक है, और इसे तैयार किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, दोनों पॉइंट जाने के इसमें। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जो लंदन में आयोजित होनी थी। देखिए 1931 में जो अधिवेशन हुआ उसमें दो प्रस्ताव पारित किए गए। एक तो आपका मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम वाला जो प्रस्ताव था। दूसरा क्या था? गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया इसमें, और गांधी जी को भाग लेने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भेजा गया। ठीक है। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सही कथन चुने। देखते हैं। पहला है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का रहा तीसरा ग्रह। देखिए पहले आपका क्या है? सूर्य है। सूर्य सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। ठीक है, बुध है। उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। तो वही पूछ रहा है सूर्य की दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बिल्कुल करेक्ट है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। पहला आपका क्या है? सही है। दूसरा है पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगला है पृथ्वी का आकार गेंद के समान है। नहीं, पृथ्वी का आकार गेंद के समान नहीं है, बल्कि क्या है? भू आब है। पृथ्वी का आकार क्या है? भू आब है। तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है। तो सही कौन सा इसमें? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा जो है ग्रह है। जैसे यहाँ पे देखिए बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर आपका शनि है, अरुण है, फिर आपका क्या है? वरुण है। ठीक, ये आपका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा दूरी के हिसाब से सूर्य से। और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। या ध्रुवों के पास क्या हो? चपटी हुई है। पृथ्वी को जो है इस प्रकार की आपने देखा होगा, ध्रुव पर क्या हुआ? चपटी है। ठीक है, इसके आकार को भूआब कहते हैं। ठीक है, इसके पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। अच्छा, सभी ग्रहों का आकार क्रम देख लेते हैं। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पर अरुण है, उसके बाद वरुण है, और पृथ्वी ये पांचवें नंबर पे आती है। ठीक है, पृथ्वी पांचवा है स्थान आकार में। उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो शुक्र ग्रह है इसे भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह ध्यान रखिएगा, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है कौन सी संरचना? तो हो जाएगा इसमें स्थल डमरू मध्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थल डमरू मध्य। और कौन सा स्थल डमरू मध्य है? तो पनामा है। ठीक है, पनामा स्थल डमरू मध्य, ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पनामा स्थल संधि उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों को जोड़ती है और प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को अलग करती है। देखिए मैप में देखिए, ये इधर आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये दक्षिण अमेरिका है, और इधर ऊपर क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किससे जुड़ रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये जो है आपका पनामा स्थल संधि से जुड़ रहा है। ठीक है, और अलग किस ये जो पनामा स्थल संधि अलग किसको कर रहा है? तो इधर आपका अटलांटिक महासागर है, और इधर आपका क्या है? प्रशांत महासागर। इन दोनों को अलग करता है और इन दोनों को क्या करता है? ये जोड़ता है। ये स्थल संधि है, बीच में जो है जल नहीं है। तो यहीं पे आपका क्या बनाया गया है? तो पनामा नहर भी बनाया गया है। ठीक है, देखिए स्थल संधि और जल संधि में अंतर देख लेते हैं कि स्थल संधि क्या होता है, जल संधि क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये। जल संधि दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला सक्रिय जलमार्ग होता है। जल संधि दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला सक्रिय जलमार्ग होता है। जल संधि को जल संयोगी या जल डमरू भी कहते हैं। जैसे आपका मलक्का जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, ये सब क्या है? जल संधि। जल संधि में क्या होता है? इधर भी जल, इधर भी जल, और इधर स्थल, इधर स्थल, ये जो जुड़ता है ये आपको क्या कहलाता है?
ये जलडमरू मध्य कहलाता है या जल संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका मलक्का हो गया, पाक जलडमरू मध्य हो गया, ये सब। स्थल संधि दो बड़े भूखंडों को जोड़ने वाली जमीन की सकरी पट्टी होती है। स्थल या देखिए ये इस प्रकार का कुछ होता है, इधर भी स्थल होता है, इधर भी स्थल होता है, बीच में भी स्थल होता है। ठीक है, जैसे आपका पनामा स्थल संधि। ठीक है, ये दोनों भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने मार्क्स बताइएगा कितने नंबर आपके इसमें बन रहे हैं 50 में से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन यानी गलत कथन पूछ रहा है इसमें कि कौन सा है। पहला है, पृथ्वी अपने अक्ष, अक्ष क्या है, काल्पनिक रेखा है, पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार की घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पहला सही है। दूसरा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी को पता होगा। तीसरा है, पृथ्वी के घूर्णन को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। घूर्णन क्या होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी को घूर्णन कहते हैं, और इसी को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी नहीं, सभी सही है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए आपने देखा है कि जो पूर्व में होता है क्या होता है, सूर्योदय। सूर्योदय जो होता है इसलिए पूर्व होता है, और सूर्यास्त जो होता है इसलिए पश्चिम होता है। किसकी वजह से, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड लगते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, 24 घंटे कहते हैं। ठीक है, लगभग 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी के घूर्णन को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन या परिभ्रमण गति भी कहते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, आपका दिन और रात भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर देखिए यहाँ पे कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, पृथ्वी अपने कक्षीय तल से, देखिए आपका क्या है, कक्षीय तल, यहां से ये वाला जो कोण बनता है कितना है, 66.5 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाती है पृथ्वी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। देखिए यहाँ पे अक्षांश रेखा पूछा है, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 179 होती है अक्षांश रेखा की संख्या। तो पहला आपका क्या है, गलत है। दूसरा है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, ये करेक्ट है, देशांतर रेखा की संख्या 360 है, सही है। तीसरा है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है। देखिए यहाँ पे पहले में दिया अक्षांश रेखा, दूसरे में सिर्फ अक्षांश पूछा है, तो अक्षांश की संख्या ध्यान रखिए कितना है, तो 181 है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। अक्षांश क्या होता है, तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखिए ये आपका क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा करा पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ये जो आपका कोणीय दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। देखिए ये आपका ये अक्षांश, जैसे 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, और इन दोनों को जो मिलाती है, ठीक है, इन दोनों को जो रेखा मिलाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर समझ आ गया ना। देखिए ये जो आपका क्या है, अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश है, जो कोणीय दूरी होता है उसे अक्षांश कहते हैं, और जो दोनों को मिलाता है दोनों तरफ, इसे क्या कहते हैं, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगर अक्षांश की बात करते हैं तो कुल कितने अक्षांश है, 181 अक्षांश है, क्योंकि जो आपका ये उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, इसको भी अगर हम जोड़ लेते हैं यानी 90 डिग्री, हम 90 जो है हम उत्तर जोड़ लेंगे, उत्तर की तरफ ऐसे 90 है, ठीक है, और इधर भी आपका क्या है 90 है, तो कुल कितना हो गया 180 है, और एक आपका क्या है 0 डिग्री हो गया यानी भूमध्य रेखा। तो ये इसको मिलाकर टोटल कितने हो गए 181 जो है अक्षांश है। ठीक है, सिर्फ अक्षांश पूछा जाए तो 181, और रेखा पूछा जाए क्योंकि जो
ध्रुव होता है उस पर रेखा नहीं बन पाता है, मिलता नहीं, वो एक पॉइंट के आकार का होता है, तो उसे अक्षांश ही गिना जाता है। तो अगर अक्षांश पूछा जाए, तो अक्षांश रेखा पूछा जाए तो 179, ठीक है, अक्षांश 181, अक्षांश रेखा 179, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। देखिए 360 देशांतर रेखाएं हैं, कुछ इस प्रकार की जो होती हैं रेखाएं पृथ्वी पर, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये क्या आपका 360 है। कौन कौन सी? देखिए 179 तो आपका पश्चिमी देशांतर हो गया, और 179 पूर्वी देशांतर। देखिए ये आपका जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके इधर का जो है आपका ये पश्चिम देशांतर कहलाता है। तो ये कितनी रेखाएं? 179 हो गई। और इधर आपका क्या है? पूर्वी देशांतर कहलाता है। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया? 179 होगा। एक आपका हो गया ये जिसकी 0 वाला, जो 0 डिग्री, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच। एक तो ये हो गया, और इसी के पीछे अगर पृथ्वी का ये आपका गोला बनाता है ना, तो इसके पीछे वाला तो 180 भी वही वो भी हो जाएगा। तो टोटल कितने हैं? 360। 179 ये, 179 ये, 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर, कुल मिलाकर 360 जो है देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सही कथन का चयन करें। पहला है, दक्षिणी अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को होती है। दक्षिणी अयनांत की स्थिति 22 दिसंबर को होती है। देखिए दक्षिणी अयनांत में क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य की सीधी रेखा किस पे पड़ती है? मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, दक्षिणी अयनांत पे सूर्य की सीधी रेखा मकर रेखा पड़ती है, और 22 दिसंबर को यह होता है। यानी अगर पूछा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। तो ये करेक्ट है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है, विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होती है। देखिए विषुव क्या होता है? जब सूर्य की किरण जो है भूमध्य रेखा पर पड़े, डायरेक्ट जो है भूमध्य रेखा पर पड़े, तो वो स्थिति विषुव की कहलाती है। और ये कब होता है? 21 मार्च को होता है, और 23 सितंबर को होता है। ये करेक्ट है। तीसरा, उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून की होती है। देखिए उत्तर अयनांत में क्या होता है? तो सूर्य की सीधा रेखा जो है कर्क रेखा पर पड़ती है, और कर्क रेखा जो है ये कहाँ पे है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। यानी अगर पूछा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये तीनों कथन सही है, ये भी कथन, ये भी कथन, ये भी कथन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये आप कुछ 4 डेट याद रखिए। देखिए आपका पहला इसमें देखिए 21 जून है। 21 जून में क्या होता है? तो जो सूर्य की सीधी रेखा होती है, ये कर्क रेखा पड़ती है। ठीक है, कर्क रेखा, इसे क्या कहते हैं हम? उत्तरी अयनांत कहते हैं। सूर्य की सीधी रेखा कर्क रेखा, सूर्य की सीधी जो है प्रकाश जो पड़ता है वो कर्क रेखा पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है 21 जून में, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, और जो आपका दक्षिणी अयनांत है ये 22 दिसंबर को होता है, और इसमें सूर्य की सीधी किरण जो है ये मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है, और इसलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। विषुव की स्थिति क्या होती है? तो सूर्य की सीधी रेखा जो है विषुवत रेखा पड़ती है। ये कब होता है? 21 मार्च को होता है, और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, ये दोनों भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, बल्कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये गलत है। तीसरा है, बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला नहीं थी ये, बल्कि भारत की पहली महिला थी ये। ठीक है, भारत की पहली महिला थी, तो ये गलत है। तीसरा है, सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा नहीं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये गलत है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाए, कोई भी नहीं। ठीक, देखिए अफ्रीका, देखिए यहाँ मैप में देखिए, यहाँ पे ये अफ्रीका है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, और ये आपका भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। देखिए इसके ऊपर, यानी जो ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर का जो है ये आपका क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे का क्या कहलाता है? आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अफ्रीका का देखिए सारा ज्यादा भाग किधर है? ऊपर की तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध में इसका ज्यादा भाग है। ठीक है, अफ्रीका जो है उत्तरी गोलार्ध में है। और अफ्रीका ध्यान रखिएगा, एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, और एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये आपका क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ज्यादा भाग, वैसे तो ये सभी चारों गोलार्ध में, देखिए ये 4 गोलार्ध बनाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 गोलार्ध बनते हैं। तो अफ्रीका चारों में है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो है
उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार है। ठीक है। जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, जापान की पहली महिला जुको ताबेई थी और इन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट पर कदम रखा था कब? 16 मई 1975 में। देखिए ये सब प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा है। ठीक है, एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, अच्छा सहारा मरुस्थल बारे में बचा है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है? सहारा मरुस्थल है। प्रश्न में दिया था कि वो विषुवत रेखा से यहाँ मतलब यहाँ से गुजरता है, नहीं, विषुवत रेखा देखिए यहाँ पे है ये। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे है और सहारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसलिए तीसरा आपका गलत था। जो ये सहारा है ये 11 देशों में फैला है। अल्जीरिया हो गया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, पश्चिमी सहारा। ठीक है, 11 देशों में यह फैला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? किसके द्वारा? अच्छा, किसके द्वारा पूछ रहा है, किसके द्वारा? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पैमाना पूछा होता है किसमें नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में से नापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल में से नापा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे वायु दाब नापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? घनत्व नापा जाता है। ठीक है, द्रव का घनत्व मापा जाता है। एक है आपका हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे आर्द्रता मापी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती हैं। करा जो समुद्री तरंगे होती हैं ये किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करती हैं? तो ये समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिन का मतलब पुल। ठीक है, समुद्री पुलिन समुद्र तट पर जमा होने वाले अवसाद से बनने वाले मैदान को कहते हैं। ठीक है, ये अवसाद से जो मैदान बनता है उसे क्या कहते हैं? समुद्री पुलिन कहते हैं। समुद्र तट पर तरंगों से अपरदित पदार्थों का कुछ हिस्सा तट के सहारे जमा हो जाता है जिससे तट उथला हो जाता है। इस उथले हिस्से को ही क्या कहते हैं? पुलिन कहते हैं। देखिए अवसाद जैसे मिट्टी टिकट जाती है, एक जगह जाके इकट्ठा हो जाती है, देखिए कुछ इस प्रकार, तो वही आपका क्या है? समुद्री पुलिन। एक प्रकार से इसको हम पुल कह सकते हैं। ठीक है, मैदान होता है। नेक्स्ट है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है? देखिए ये सब आपके जो है एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी में दिया है। ठीक है, करा हिमनद के द्वारा। हिमनद यानी जो बर्फ की नदियां होती हैं, बर्फ की नदियां होती हैं जो, उनके द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे आपका छोटे छोटे सैल यानी पत्थर हो गए, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो ऑप्शन सी, हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। ऑप्शन सी। देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। ठीक है, हिमानी क्या होती है? बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे नदी जो है आपका क्या करती है? क्षरण करती है मिट्टी को, धीरे धीरे वो एक जगह लाके जमा कर देती है। उसी प्रकार जो आपका हिमनद है यानी जो बर्फ की नदियां होती हैं वो भी करती हैं। जो आपका रेत वगैरह होता है, कंकड़ वगैरह होता है, जहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसी क्या कहते हैं? हिमनद हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ध्यान रखिएगा, एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये आपका वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में आपका विश्व का सबसे क्या है? ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, वेनेजुएला में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? देखते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वी जीवित रहने के लिए वायुमंडल चाहिए, सही है। दूसरा, यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, ये भी आपका सही है। तीसरा है, यह वायु राशि
यह वह वायरस है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वगैरह होता है। ठीक है, एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से यह हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायरस है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इसमें आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसें भी पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है? वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस पूछा है। देखिए, वायु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, और उसके बाद क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 21%। उसके बाद क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वायुदाब पेटी को हर्ष अक्षांश भी कहा जाता है? किस वायुदाब पेटी को हर्ष अक्षांश यानी अश्वक्षांश, किसे अश्वक्षांश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन डी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसे हर्ष अक्षांश कहा जाता है या अश्वक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उपोष्ण कटिबंधी उच्च कटिबंध के बारे में देखते हैं। यह दोनों गोलार्धों में लगभग 30 से 35 डिग्री तक फैला हुआ है, जहां आरोही विषुवतीय वायुधाराएं उतरती हैं। यह क्षेत्र इस प्रकार उच्च दबाव का क्षेत्र है, इसे हर्ष अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्ययुग में घोड़ों के व्यापारी जलयानों से यात्रा करते समय अपने साथ लाए घोड़े समुद्र में फेंक दिया करते थे, ताकि उनका जहाज हल्का हो सके और आगे जा सके। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हर्ष अक्षांश पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे दबाव ज्यादा होता है। देखिए, जो वायुदाब पेटी है, यहाँ पे देखिए आपका 0 डिग्री जो यहाँ पे है, इसके जो आसपास का क्षेत्र होता है, देखिए 0 से 5 डिग्री का उत्तर और 0 से 5 डिग्री नीचे, तो ये आपका क्या होता है? भूमध्य रेखी विषुवत निम्न दाब होता है, जिसे डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, डोलड्रम किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा और यहाँ से 5, ठीक है, 5 डिग्री अक्षांश का जो एरिया होता है दोनों तरफ, उसे क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। ये शांत एरिया होता है। उसके बाद आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक मन वाला क्षेत्र होता है। फिर आपका उपोष्ण उच्च दाब हर्ष अक्षांश जिसे कहा जाता है, यहाँ पे होता है। ये आपका 30 से 35 अक्षांश तक होता है। ठीक है, ये वायुदाब पेटियां, इसको ध्यान रखिएगा। 7 वायुदाब पेटियां हैं। पहला आपका भूमध्य हो गया, दूसरा आपका उत्तरी व्यापारिक पवन, तीसरा उपोष्ण उच्च दाब सना, उसके बाद आपका सनातन पछुआ पवन आता है यहाँ पे, अधो ध्रुवी निम्न दाब, उसके बाद आपका ध्रुवी पवन, उसके बाद आपका उच्च दाब। ठीक है, नेक्स्ट है, चाइक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चाइक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चाइक, तो शारदा नदी। ऑप्शन सी, शारदा नदी को चाइक नदी कहा जाता है। देखिए, शारदा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है। इसका उद्गम कहाँ से? मिलाम हिमनद से होता है, और जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने सारे इसके नाम हैं। यह भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है। की बार पूछा गया था। देखिए, भारत और नेपाल की सीमा में से क्या कहा जाता है? इसे काली नदी कहा जाता है या चाइक कहा जाता है, और ये बाद में घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी, 1911। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। ठीक है, वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था उस समय, लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए तो 1911। ठीक है, भारतीय वायु प्राधिकरण यानी एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिकी संचार सेवाओं प्रदान करने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार किस वर्ष में मिला था? इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी महिलाओं को मतदान यानी वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1920 में। ऑप्शन बी, 1920। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, और इंग्लैंड में कब दिया गया था? तो 1928 में। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है,
मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है ये। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी, ये महात्मा गांधी जी का विचार है। ठीक है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। यानी महात्मा गांधी जी ने सभी के लिए मत देने की बात कही थी। ठीक है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि वो सभी को चाहते कि जो सभी जो है वोट दें। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ग्राम सभा करता है। ठीक है। ऑप्शन ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट है, किस मध्य अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया? किस मध्य अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया? यानी जो सेना पर खर्च किया जाता है उसके बदले किस पर खर्च? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जो और अन्य जरूरत है उस पर। ये किसने किया है? तो कोस्टा रिका ने। ऑप्शन सी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, पॉलिटी की बुक में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है, यानी स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? कौन से पोषक तत्व काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? तो कौन से हैं जिससे ऊर्जा मिलती है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? तो ये आपका ऊर्जा मिलता है। ठीक है। प्रोटीन, तो ये आपका क्या है? वृद्धि वर्धक है। ठीक है। वृद्धि वर्धक यानी वृद्धि में सहायक होता है ये। ठीक है। विटामिन, ये जो है रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अल्लाह, असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत कथन पूछ रहा है। इसमें कौन सा कथन गलत है? पहला है, रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश यानी जो फाइबर होता है, ठीक है, जिससे आप लोग फाइबर के नाम जानते हैं इसे। ठीक है। जो फाइबर होता है शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है। पोषक तत्व प्रदान नहीं करता लेकिन ये जरूरी होता है। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ये भी करेक्ट है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। देखिए, आवश्यक अवयव है। ठीक है, जरूरी होता है रुक्षांश। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे आपका साबुत अनाज हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल हो गए, सब्जियां हो गया, जैसे खीरा वगैरह। इसमें आपका क्या पाया जाता है? रुक्षांश यानी फाइबर पाया जाता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा दे। ये क्या करता है? भोजन का आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, इसलिए आपका रुक्षांश जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ विधि दिया है, दूसरी तरफ पदार्थों का पृथक्करण दिया है। निस्तारण, अनाज से भूसा को पृथक करना, नहीं, ये गलत है। दूसरा है वाष्पन, द्रव में घुले ठोस को अलग करना, ये सही है। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन से क्या करते हैं? द्रव में घुले ठोस को अलग करते हैं, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विधि सही है। देखिए, निस्तारण क्या होता है? इसमें जैसे आपका रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना, ये किससे करेंगे? निस्तारण से करेंगे। द्रव में घुले ठोस को अलग करना हो तो वाष्पन। ठीक है। अनाज से भूसा निकालना हो तो निस्वापन। ठीक है। ये कब क्या है? पृथक्करण की विधियां हैं। नेक्स्ट है,
एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है। करा एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ भी सकती है तोड़ भी सकती है, कौन सा है? तो इसमें आपका स्विच है। ठीक है, स्विच से हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और चालू भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, केचुए एक विशेष समय में ही जमीन से बाहर निकलते हैं, क्यों? करा केचुए एक विशेष समय में ही जमीन से बाहर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भारी वर्षा के कारण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो केचुए होते हैं ये सिर्फ वर्षा के समय में ही बाहर आते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी माद या छिद्र बना लेते हैं। जो मिट्टी वाले जीव होते हैं ये क्या करते हैं, माद बना लेते हैं, छिद्र बना लेते हैं, यानी जमीन के अंदर ये रहते हैं। इन छिद्रों से वायु को अंदर या बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, और ये जो छिद्र होते हैं इसी से ये क्या करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, इससे आपका जो है वायु का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब बारिश हो जाता है तो जो छेद होते हैं यानी जो छिद्र होता है वो क्या हो जाता है, वो भर जाता है, और सांस लेने के लिए इसलिए केचुओं को क्या आना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं केचुए भारी वर्षा के समय ही जमीन पर दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पाचन के संबंध में कौन सा क्रम सही है? पाचन के बारे में पूछ रहा है कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। ठीक है, मुख से शुरू होता है, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, फिर आपका बृहदांत। ये सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुखगुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, आपका मुखगुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत। उसके बाद आपका क्या होता है, मल द्वार होता है। इन सबको क्या कहा जाता है, इसे आहार नाली या पाचन नली कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। करा चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित किया जाए। तो क्या प्रवाहित किया जाए इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मानक परीक्षण है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और इसमें आपका चूने का पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी वजह से क्या होता है, आपका दूधिया रंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का पूछ रहा है, चयन करें, यानी गलत कथन पूछा है। ठीक है, पहला है, जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों अनिवार्य है। जंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जलवाष्प चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। जंग के लिए आपका जो है ऑक्सीजन में जरूरत होता है और जलवाष्प। ठीक है, यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है, बिल्कुल करेक्ट है। यदि वायु में जो है नमी होती है तो जंग जो है लोहे पर जल्दी लगता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। लवण युक्त यानी जो नमकीन होते हैं, नमकीन यानी जो जल होते हैं ये क्या करते हैं, जंग की दर को बढ़ा देते हैं। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त में अच्छा पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। असत्य पूछ रहा है तो कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी गलत नहीं इसमें। ऑप्शन ई देखते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, यानी जंग जो होता है, और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए लोहा, फिर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फिर जल चाहिए, तो इससे क्या बनता है, आपका जंग बनता है। अब की बार पूछा गया था, जंग का रासायनिक नाम पूछा गया था आपकी PRT में, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। फार्मूला क्या होता है, Fa2O3 इसका फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए। ठीक है, और अगर वायु में क्या होती है, आर्द्रता यानी नमी ज्यादा होती है तो जंग जो है जल्दी लगता है। ठीक है, और लवण युक्त जल जंग के प्रक्रम को दर को बढ़ा देते हैं, इसलिए जहाजों को क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और लोहे से जंग लोहे पर जंग ना लगे उसके लिए क्या किया जाता है, तो उस पर जस्ते का लेप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो करा जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है। पहला है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, बिल्कुल करेक्ट है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। ठीक है, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता, करेक्ट है। इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह करते हैं, ये भी सही है। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसमें पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है? पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किसमें किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पराध्वनि मतलब जिसकी आवृत्ति क्या है? 20,000 हर्ट्ज से क्या हो? अधिक हो। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को क्या कहते हैं? पराध्वनि तरंग कहते हैं। इसका प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? ईसीजी में किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही है पहला। दूसरा, ट्यूमर का पता लगाने में ये भी करेक्ट है। गुर्दे की पथरी को बारीक कड़ों में तोड़ने में ये भी करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब क्या है? इसके प्रयोग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराधन के। नेक्स्ट है क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद। इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 में से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद, क्लोर क्षार प्रक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझते हैं इसको। देखिए, साधारण नमक यानी NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने से या वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन होता है, जिसे क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होता है, इसलिए जो ऐसे क्या कहते हैं? क्लोर क्षार कहा जाता है। देखिए, आपका NaCl और H2O, फिर आपका क्या बनता है? NaOH बनता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर क्लोरीन बनता है, और क्या बनता है? ये हाइड्रोजन बनता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होता है इसका क्या होता है? सह उत्पाद होता है। ठीक है, इसमें क्लोरीन और क्षार होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? सफेदी करने के 2-3 दिन बाद जो है दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, क्या होता है? जो सफेदी होता है वो क्या होता है? चूना होता है, यानी बुझा हुआ चूना होता है, यानी क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। का विलयन उपयोग दीवारों की सफेदी करने में के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बुझा हुआ चूना है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और ये जो वायु में क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ ये क्रिया कर लेता है। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि जो दुधिया रंग हो जाता है, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये किसके साथ क्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है, तो क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बनाता है। और इसी वजह से क्या होता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है दुधिया हो जाता है, यानी दीवारों पर चमक आ जाती है, सफेद दिखने लगता है, वही है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ऑप्शन सी। और ये धान की खेती के लिए उपजाऊ होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है? किस जिले में सबसे अधिक धान यानी चावल की खेती की जाती है? पूछा गया है ये। और रोहतास में। ध्यान रखिएगा, धान और गेहूं दोनों की खेती सबसे ज्यादा कहां पे की जाती है? तो रोहतास में की जाती है। नेक्स्ट है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए, जिनकी कुल लागत 130 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ पे इसे स्थापित किया गया है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है। पुणे में स्थापित किया गया है इसे, ठीक है, दिल्ली में स्थापित किया गया है, और कहाँ पे? तो इसे कोलकाता में स्थापित किया गया। 3 जगह ये स्थापित किया गया है और ये स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। ठीक है, परम रुद्र। नेक्स्ट है शिगेरू इसबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? शिगेरू इसबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जापान की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसने हाल ही में वायुसेना का किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया? वायुसेना का उप प्रमुख पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो SP धारकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी SP धारकर। देखिए, ये है आपके SP धारकर, इन्हें वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल SP धारकर, इनका पूरा नाम है सुजीत पुष्पाकर धारकर। ठीक है, को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा एयर मार्शल AP सिंह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? AP सिंह का स्थान लेंगे। और ध्यान रखिएगा, AP सिंह क्या बन गए हैं? ये वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, वायुसेना के अगर पूछा जाए प्रमुख कौन बने हैं? ये AP सिंह बने। ठीक है, AP सिंह जो है ये बने हैं। और उसके बाद उप प्रमुख कौन बने हैं? तो SP धारकर बने हैं। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक आपका तीसरा है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, जापान को छोड़ते हुए तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान, इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है, अब तीसरे स्थान पर कौन आ गया है? तो हमारा प्यारा भारत तीसरे स्थान पर आ गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मनकेडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट है, मनकेडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समुदाय का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने, ऑप्शन सी, उड़ीसा ने। हाल ही में मनकेडिया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकेडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी आजीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। ठीक है, यह जो है बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।